दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी हमारे आधे देश में भिन्न भिन्न तरीके से मनाई जाती है और यहाँ क्या नाम है, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में नागों की पूजा करके मनाई जाती है। नागों को दूध पिलाकर मनाई जाती है। भाई, सांप और मनुष्य का रिश्ता तो बहुत पुराना है। वैसे तो 12 नागों का वर्णन किया गया है कि जब हम नाग की पूजा करें तो 12 नागों का नाम लेकर के उन्हें प्रणाम करें। मेरा ख्याल है कि मुझे सभी का नाम स्मरण नहीं, आपको भी नहीं स्मरण होगा। और इसके बारे में तो हमारे जो महान संत लोग बैठे हुए हैं तमाम चैनल्स पे, पूजा वाले चैनल्स पे, तो वे तो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे ही। लेकिन मुझे 2-3 नागों के बारे में याद है। वासुकी नाग, इनका इसलिए याद है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, जिस समुद्र में से धन्वंतरी वैद्य जी अमृत कलश हाथ में लेके निकले थे, तो वासुकी नाग ने खुद को रस्सी के तौर पर पेश किया था। तब मंदराचल पर्वत की मथनी बनी थी, तब समुद्र को मथा गया था, इसलिए मुझे उनका याद है। और फिर कालिया नाग, उनके बारे में तो आप सभी को पता होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग मर्दन किया। उनका मतलब उनको नहीं मार दिया, उनके अहंकार का मर्दन किया। उनको यमुना नदी छोड़ करके अन्यत्र जाने के लिए कहा। लेकिन मुझे तो लगता है यमुना जी में आज भी विष का प्रभाव है। यमुना जी का पानी आप लोग खुद देखिए, कभी कैसा झाग कभी कैसा झाग। ये अलग बात है कि वो टेक्सटाइल्स मिलों का हो या किसी और मिल का हो, लेकिन फ़िलहाल यमुना जी का पानी आज भी विष रहित नहीं हो पाया है। तो कालिया नाग मुझे इसलिए याद है। एक और नाग मुझे याद आते हैं, तक्षक नाग। वो इसलिए याद है कि राजा परीक्षित को उन्होंने मतलब श्राप मिला था राजा परीक्षित को तक्षक नाग द्वारा डस लेने का, और राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात ही कलयुग का अवतरण हुआ। और कलयुग के अवतरण में, कलयुग में तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी कहावत है जो सच भी हो जाती है कि आस्तीन में सांप छुपे बैठे रहते हैं। इसलिए इस विषय पर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन तक्षक नाग मुझे इसीलिए याद है। खैर, नाग पूजा आप लोगों ने भी कर ली होगी, मैंने भी कर ली। लेकिन नाग का आज सांपों का वर्णन, सांपों का दिन है तो सांपों पर ही हम थोड़ा बात कर लें। मैं सांपों के बारे में आपकी ज्ञान वृद्धि नहीं करने जा रही, मैं बस एक मोटी मोटी चीज़ बताऊंगी कि अगर कोई भी तरह का सांप, देखिए सारे सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ सांप बहुत जहरीले होते हैं। अब हमको तो ये पता नहीं कि किसी सांप ने अगर अचानक से काट लिया है तो वो जहरीला है या नहीं है, इसका तो पता नहीं रहता। सांप मतलब सांप ने काट लिया तो हम सुनने वाले के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, और जिसको काटा है उसको तो बस वो तो सिर्फ इस भ्रम में ही प्राण त्याग देता है कि अब हम मरने वाले हैं, भले उसको कुछ ना हो उस विष के विष से, लेकिन वो तो इसी सदमे में प्राण त्याग कर सकता है। हार्ट अटैक से ही ज़्यादा मरते हैं सांप के काटने के बाद, सांप के विष से नहीं मरते हैं, हार्ट अटैक से ही मरते हैं ज़्यादातर। खैर, अब जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताऊं अपनी लाइफ का। एक सज्जन मेरे यहाँ से निकले, पहले क्या अभी भी मेरे घर से थोड़ा सा आगे जाने पर काफ़ी झाड़ झंकाड़ पड़ता है। अब तो शायद वहाँ एक आध घर बन गए हैं, लेकिन बड़ी झाड़ियाँ पड़ती थी, बहुत झाड़ियाँ पड़ती थी, लंबी लंबी झाड़ियाँ, मनुष्य की लंबाई से भी ऊपर की झाड़ियाँ होती थी। तो एक सज्जन मेरे यहाँ आए थे, करीब मुझे लग रहा होगा रात के 7-8 बजे वो यहाँ से गए, मोटरसाइकिल से थे। मेरा ख्याल है मोड़ तक पहुँचे होंगे तो उनको लगा कि सांप ने काट लिया, हो सकता है काटा ही हो। और अगर उन्होंने कहा कि सांप ने काट लिया तो हम भी मान लेते हैं सांप ने काटा। बेचारे पलट के वापस आए मेरे वहाँ, उन्होंने कहा मुझे सांप ने काट लिया है।
तो उनको लगा यही सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पर दवाइयाँ मिल जाएंगी, तुरंत सांप का विष उतर जाएगा। तो उनकी सोच तो ठीक थी, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर किसी का विश्वास है तो मेरा मान रख लेना। तो क्या किया गया तुरंत कि लाल वाली मिर्च वैसे मेरे घर में होती नहीं है, इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लाल मिर्च खाते नहीं हैं। लाल मिर्च खाना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, आंतों के लिए तो जहर ही है लाल मिर्च, इसलिए लाल मिर्च हम रखते ही नहीं हैं। लेकिन बाई चांस उस समय लाल मिर्च थी मेरे वहाँ, 7-8 पड़ी हुई थी। शायद बच्चे किसी की नज़र वज़र उतारने के लिए या बच्चे की नज़र उतारने के लिए मंगाई गई हो। तो लाल मिर्च मैंने तुरंत पीसी है, खुद पीसी है, क्योंकि रात के 7-8 बजे कोई स्टाफ तो होता नहीं, स्टाफ तो 5 बजे सभी चले जाते हैं। तो मैंने लाल मिर्च खुद पीसी है सिलबट्टे पर, पानी के साथ चटनी बनाई है और उनसे कहा है कि जहाँ सांप ने काटा वहाँ पे लगा लीजिए। उन्होंने वो पतली चटनी लाल मिर्च वाली वहाँ पर लगा दी, और वो व्यक्ति जिसकी बैठे बैठे आंखें ऐसे ढपे जा रही थी कि जैसे कब बंदा बेहोश हो जाएगा। लाल मिर्च लगाने के बाद बहुत बहुत तेज़ अजीब सी सनसनाहट कुछ चढ़ी होगी, ऐसा कि बताया अगले ने। और उसके बाद उसको थोड़ी देर तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, एकदम सुन्न पड़ गया शरीर। लेकिन उसके बाद उसकी सांसें अच्छी अच्छी चलने लगी, मतलब लंबी लंबी सांस लेने लगा, जैसे कितनी शांति मिल गई है। उसके बाद उसको बहुत तेज़ प्यास लगी। मैंने कहा पानी अभी नहीं मिलेगा पीने के लिए, कम से कम 1 घंटे रुक जाओ। 1 घंटे रुकने के बाद ही पानी मिलेगा। और आधे घंटे के बाद फिर लाल मिर्च दोबारा से पीस करके वहाँ लगा दी गई जहाँ पर सांप ने काटा था। कुछ दाग तो था, दांत भी था, सांप के दांतों के निशान भी थे, लगा दिया। पैर में काटा था, जांघ के नीचे, एड़ी से ऊपर। तो लेकिन एक बात तो हुआ कि ये लगाने से जो है बहुत आराम मिल गया। तो मैं आपको याद दिला रही हूँ, याद ही नहीं दिला रही, मैं बता रही हूँ। इस बात को याद रखिए कि लाल मिर्च तो लगभग सभी के घरों में होती है। लेकिन एक बात है, उस दिन के बाद से मैंने लाल मिर्च का स्टॉक रखना शुरू कर ही दिया कि कब कौन सा मरीज आ जाए, कब कौन अचानक से आ जाए। क्योंकि लाल मिर्च तो कुत्ते के कांटे में भी काम करती है, कोई भी विष हो, सिर्फ सांप का ही नहीं, कुत्ता काट ले, बिच्छू काट ले, कोई भी विषैला जानवर काट ले, आप लाल मिर्च पीस करके तुरंत लगा लीजिए, सारा विष सोख लेगी लाल मिर्च, सारा विष सोख लेगी और जहर चढ़ेगा नहीं शरीर में, जहर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप मेरे इस अनुभव का लाभ उठाइएगा कि लाल मिर्च जो है सांप के कांटे पर या किसी भी विषैले जीव के, कुत्ता हो, बिच्छू हो, किसी के भी कांटे पर लगाई जा सकती है। अब एक जड़ी बूटी के बारे में बता दूं आपको, उसका नाम है विष खपरा। विष खपरा का एक दूसरा नाम है पुनर्नवा। मेरा ख्याल है पुनर्नवा के नाम से आप सभी परिचित हैं। पुनर्नवा रिष्ट भी मिलती है बाज़ार में, लेकिन पुनर्नवा, वो वाली पुनर्नवा जिसके फूल सफ़ेद हों, उसको विष खपरा कहा जाता है, और वही सांप के विष पर काम करती है। उसकी जड़ जो है, उसकी जड़ पीस करके अगर पिला दी जाए और वहाँ पर लगा दी जाए तो सांप का विष उतर जाता है। आषाढ़ महीने की एकादशी जो होती है, अगर उस दिन बाई चांस पुष्य नक्षत्र पड़ गया, बाई चांस, तो उस समय अगर पुनर्नवा की जड़ आपने उखाड़ ली है तो वो समझिए इतनी अमृत हो जाएगी, वो जड़ इतनी बड़ी अमृत हो जाएगी कि आप किसी भी सांप के काटे व्यक्ति को अगर ज़रा सा भी उसका पाउडर खिला देंगे या उसका पानी पिला देंगे तो जहर उतर जाएगा। लेकिन मैं कोबरा के विष की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ बाकी सांपों के विष की बात कर रही हूँ। कोबरा के लिए अभी एक चीज़ बताऊँगी आपको, क्योंकि कोबरा की स्थिति ये होती है, कोबरा का विष हड्डी तक में प्रवेश कर जाता है। तो खैर, ये मैं बाकी सामान्य सांपों की बात कर रही हूँ जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, खेतों में मिल जाते हैं, नदी में मिल जाते हैं, या उड़ने वाले सांप जो रास्ता चलते हैं उड़ के काट लेते हैं। मैं इन सभी सांपों की बात कर रही थी। तो विष खपरा, पुनर्नवा जो सफ़ेद जिनके फूल होते हैं, बरसात में बहुत होती हैं, अपने घर के आसपास देखिएगा, अगर किसी के सफ़ेद फूल हैं और फैली हुई हैं ज़मीन पर,
तो वैसे तो आषाढ़ महीना बीत गया, लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र लगा हुआ है तो आप उनकी जड़ों को ज़रूर इकट्ठा करिएगा, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। इसका नाम ही विष खपरा, ये बिच्छू के डंक में भी बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि नाम ही उसका विष खपरा है। विष को खाने वाली, विष खपरा, विष को खा लेने वाली, ये विष को खा लेती है। अब एक और सामान्य उपचार मैं बता देती हूँ। गाय का घी अगर सांप ने काट लिया है तो, अब चूँकि आज नाग पंचमी है तो सांपों के बारे में ही ज़्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन ये भी एक ज़रूरी ज्ञान है ना, क्योंकि रोज़ रोज़ तो सांप किसी को काटते नहीं। और ये जो मानसून का समय है, इसी समय जो है सबके बिलों में पानी वानी घुस जाता है, तो सांप, मेढक, बिच्छू, क्या नाम है उसका, वो सब बाहर निकल आते हैं। विष खोपड़ा, विष खोपड़ा और विष खपरा अलग अलग समझिए, लेकिन विष खोपड़ा के विष पर भी विष खपरा यानी पुनर्नवा काम करती है। इससे मिलता जुलता नाम है, और ये नाम हमारे पुराणों में है, हमारा आपका दिया हुआ नहीं। खैर, तो चूँकि मानसून में ही ये सब कीड़े वगैरह निकलते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, पता नहीं कब किसको नुकसान पहुंचा दें। और आप सभी फेसबुक पर लाइव हैं, और चूँकि फेसबुक आप देखते भी हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आप इसको और 4 लोगों में प्रसारित करेंगे। पता नहीं किसको कब ज़रूरत पड़ जाए किसी नॉलेज की। तो मैं ये बता रही थी, गाय का घी 40 ग्राम, गाय का घी ले लीजिए 40 ग्राम। अब उसमें कोई आप ये मत करिएगा कि काली गाय, सफ़ेद गाय, पीली गाय, ये सब छोड़ दीजिए, बस गाय का घी होना चाहिए। गाय का घी है तो सर्वोत्तम है। तो गाय का घी 40 ग्राम ले लीजिएगा, 50 ग्राम ले लीजिएगा। उसमें उसका 5वां हिस्सा यानी 8 ग्राम सेंधा नमक मिलाना है। आप 10 ग्राम मिला लीजिएगा। 50 ग्राम गाय का घी लीजिए, उसमें 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाइए, और जिसको भी किसी विषैले जंतु ने या सांप ने काटा है उसको पिला दीजिए। पिला दीजिए, थोड़ी देर में उल्टी उल्टी हो करके विष बाहर निकल जाएगा। और गाय का घी वैसे भी विष का शमन करता है। ये सबसे अच्छी दवाई है, आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। पुनर्नवा भी तो खोजनी पड़ेगी। लाल मिर्च आपके घर में मिल जाएगी, गाय का घी, सेंधा नमक आपके घर में मिल जाएगा। तो ये सरल दवाइयाँ मैंने बता दी, आपको अक्सर काम आएंगी। तो सांपों के विष पर ये दवाइयाँ काम करेंगी, और लेकिन सांपों के ही नहीं, ये कुत्ते के विष पे भी काम कर जाएगी। ये कुत्ते के विष पे तो बहुत अच्छा काम करेगी। कुत्तों से ही आजकल ज़्यादा खतरा है। पेपर में आए दिन निकलता रहता है, बल्कि किसी किसी दिन 2-2 खबरें निकलती हैं कि कुत्ते ने फलाने को काट लिया, फलाने को काट लिया। तो कुत्तों पर तो ये बहुत अच्छा काम करती है। नागपंचमी भी हो गई, सांपों के विष पर भी मेरी आपसे बात हो गई। एक बात मैं आपको बताऊंगी, अभी जब 15 अगस्त को मैं उन सभी को धन्यवाद दे रही थी जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच हूँ और अपनी बातें कह पा रही हूँ। हालांकि उस ज़माने में ये व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, जबकि ये घटना है 2009 की, 2010 की। उस समय व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। व्हाट्सएप जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ही 2013 के बाद यूज करना शुरू किया है। उस समय स्काइप हुआ करता था। स्काइप पर मेरी बात देश विदेश के लोगों से हुआ करती थी। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, कैलिफोर्निया, इन सब, कतर, और एक और कौन सी जगह थी, मास्को में कोई जगह थी, वहाँ से ही मेरी अक्सर बात होती थी। वहाँ के लोगों से, वहाँ के हिंदी भाषियों से भी होती थी, और उन लोगों से भी होती थी जो लोग हिंदी बोलना नहीं जानते। तो उस समय स्काइप हुआ करता था, लेकिन व्हाट्सएप आया है, और उसके बाद फेसबुक ने भी थोड़ी स्पीड पकड़ी है, तो मेरी भी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। मैं आपको 2018 की बात बता रही हूँ। 2018 के दिसंबर का महीना था। 2018 के दिसंबर में, देखिए, मुझे ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते पढ़ते कुछ नई दवाओं को बनाने की आदत है। मैं इसमें बहुत पैसा खर्च करती हूँ।
और बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद भी हो जाते हैं। 100 में से आप ये समझिए 60 रुपये तो बर्बाद ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ बेकार हो जाती हैं, वे सड़ जाती हैं या ठीक से बन नहीं पाती। तो उस समय भी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मैंने सुश्रुत संगीता के फार्मूले से एक तेल बनाने की कोशिश की थी। पहली बार बनाया था, तो पहली बार तेल बनाने के लिए कितना सामान इकट्ठा किया था, बड़ा सा कड़ाहा, सारी जड़ी बूटियाँ, उसके लिए अलग से चूल्हा ख़रीदा था वगैरह वगैरह, मतलब बड़ी तैयारियां की थी। और बाई चांस उस दिन कड़ाहा वगैरह जो है बाहर रखा हुआ था, तेल वेल छानने के बाद बड़ी मुश्किल से छना था, तो मतलब कुल करने के बाद बाहर रखा हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, उस दिन एक सज्जन मेरे वहाँ आए, मैं उनका बहुत सम्मान से नाम लेती हूँ, आदरणीय गोपाल राजू जी। वे रुड़की के रहने वाले हैं, रुड़की में रहते हैं। वे CSIR में साइंटिस्ट से रिटायर हो चुके हैं। मुझे लगता है उनको रिटायर हुए भी 5-6 साल हो गए होंगे या ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। तो उन्होंने देखा कि कड़ाहा रखा हुआ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या है, कैसे है। उन्होंने वहीं बाहर से, वो आके ड्राइंग रूम में बैठे भी नहीं, और उन्होंने वहीं बाहर से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और मैं तो एकदम हक्का बक्का, क्योंकि मुझे तो विश्वास मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं बताऊं, बाई चांस मैं किचन में रोटी बना रही थी उस वक्त। मैं उसी हालत में आई थी, हाथों में आटे भी लगे हुए थे। तो अब अचानक कोई आया दरवाजे पर, तो आना ही था। तो उसी हालत में उन्होंने वीडियो बनाई। तो लेकिन उस वक्त वो वीडियो 2018 में शायद उन्होंने सीरियसली नहीं ली, मैंने भी कोई सीरियसली नहीं ली। 2-3 वीडियो उन्होंने शूट की, तेल की वीडियो थोड़ा लंबी शूट की थी। फिर मुझे लगता है कि 2019 में उन्होंने एक पूरा चैनल ही बना डाला, गोपाल राजू मोटिवेशनल चैनल। उस चैनल पे वो उस तेल की वीडियो उन्होंने अपलोड की। अब मैं आपको फिर से नाम बता रही हूँ, गोपाल राजू मोटिवेशनल चैनल, आप इसको सर्च करिएगा। इस पर मेरी कई सारी दवाइयों की वीडियो बनी पड़ी है, आप इसको देखिएगा ज़रूर। उनके चैनल के माध्यम से मुझे दर्शकगण भी बहुत ज़्यादा मिले, मेरी पहुंच बहुत ज़्यादा लोगों तक हुई। इसलिए मैं उनको आज धन्यवाद देती हूँ। मैं सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद ही तो की। मैं तो एकदम किसी कोने में पड़ी हुई थी, बनाती थी चीज़ें, देती भी थी, कुछ लोग लेते भी थे, ऐसा भी नहीं है लोग नहीं लेते थे। लेकिन मेरी रीच इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा आज की डेट में है। इसका पूरा श्रेय आदरणीय गोपाल राजू सर को जाता है। वे खुद साइंटिस्ट हैं और वो खुद बहुत अच्छे अकल्टिस्ट हैं। उनका अकल्ट पे उनकी कई सारी किताबें आ चुकी हैं, उनकी कुछ चीज़ें मैंने देखी भी हैं। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगी, मैं उनके बहुत सारे वीडियो देख नहीं पाती, क्योंकि आप देखिए मैं अपनी ही जड़ी बूटियों में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो जाती हूँ कभी, क्योंकि बड़ा दिमाग में रखना पड़ता है ना कि ये वाली जड़ी बूटी यहाँ पक रही है, ये वाली यहाँ सूख रही है, इसके साथ ये काम करना है, उसके साथ वो काम करना है। ये जो एक्सपेरिमेंटल माइंड होता है ना, इसीलिए लोग साइंटिस्टों को लोग आधा पागल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम आधा पागल दिमाग हो जाता है। उसके बाद विश्वास कीजिए, दवाइयों से निपटने के बाद कभी आप किचन में मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे ये नहीं पहचान में आता है कि नमक कहाँ है और चीनी कहाँ है। अपने ही घर में कभी कभी नहीं पहचान में आता है। दिमाग जो है पूरा जड़ी बूटियों से ओत-प्रोत हो जाता है। खैर, ये भी मेरा अपना एक शौक़ है, आप ये समझ लीजिए मेरा पैशन है। इस एक पैशन के चलते मेरे बहुत सारे शौक़ जो है किनारे हो गए। बहुत शौक़ थे, अब हर एक की ज़िंदगी में शौक़ होते ही होते हैं। मुझे ही बहुत शौक़ थे, कविता लिखने का शौक़ था, 500-700 कविताएँ लिख डाली, कहाँ गई पता नहीं। संकलन कहाँ चला गया उसका भी पता नहीं, 10-12-15 होंगी मेरे पास। चेस खेलने का शौक़ था, चैम्पियनशिप भी जीती थी गोरखपुर में मैंने, लेकिन वो भी शौक़ कहाँ गया पता नहीं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये जड़ी बूटियों में तो मुझे लगता है जैसे मेरे प्राण बसते हैं। हर रोज़ एक नया, अगर एक नई मेरे सामने चुनौती आए, कोई नए तरह का रोग आए, तो मैं उससे भी निपटने के लिए तैयार रहती हूँ। आपने देखा होगा फेसबुक में या व्हाट्सएप में, मैंने ये मेरी पंच लाइन ही यही है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे।
हालांकि ये लाइन जयद्रथ वध से ली गई है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है शायद, या जयशंकर प्रसाद की, मैं मिस कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। इन्हीं दोनों में से किसी की रचना है जयद्रथ वध। ये लाइन उसकी है। ये अभिमन्यु ने कहा था अपनी पत्नी से, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कुछ ऐसी ही भावना मेरी भी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति एकदम से हार गया है अपने रोग से, तो मैं उसकी इस हार को मैं जीत में बदल दूँ। ये मेरी भावना रहती है। अगर आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, आप सभी मित्रों का आशीर्वाद रहा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी। खैर, मैं ये बता रही थी कि गोपाल राजू जी ने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने मेरे वीडियो अपलोड किए अपने चैनल पे, और उनके चैनल पे लाखों लाख सब्सक्राइबर हैं। तो इसलिए मेरी रीच बहुत दूर दूर तक हो गई, बहुत सारे लोगों को मैं सेवा दे सकी। इसलिए आज मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि वो इतने निश्चल हैं, इतने निष्पाप हृदय के वो स्वामी हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। इतना मीठा बोलते हैं। आप कभी उनसे बात करिए या उनके चैनल में कभी उनका कोई वीडियो देखिए, तो आपको पता लग जाएगा वो कितने निश्चल हृदय के हैं। मुझे लगता है उनके ऊपर जो है ईश्वर की कुछ विशेष अनुकंपा है, इसलिए वो इतना कुछ कर पा रहे हैं। वो बहुत ज्ञान बांटते हैं, बहुत सारे उनके वीडियो हैं, आप देखिएगा ज़रूर गोपाल राजू मोटिवेशनल चैनल पर। कभी मुझे भी उस चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, मेरे भी आपको 10, 12, 15 वीडियो मिल जाएंगे। खैर, तो आज जो बातें हुई, अगर इससे भी ज़्यादा कुछ आप लोगों को जानना हो तो आप बताइएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगी। वैसे ये सांप के विष के बारे में ये मैं ज़्यादा उत्सुक थी बताने के लिए। इस पर हम लोगों ने एक शीशी बनाई है, वो शीशी मेरे पास ख़त्म हो गई है, नहीं तो मैं आपको वो दवा दिखाती कि उस दवा को तुरंत लेप कर देने से भी किसी भी विषैले जंतु का विष वहीं रुक जाता है, शरीर में चढ़ने नहीं पाता है। अब अगर वहीं विष रुक जाए तो आप उसे सुई से छेद करके या जरा सा चीरा लगा के निकाल सकते हैं। वो दवा विष को शरीर में चढ़ने ही नहीं देती है। वो दवा एक बनाई है छोटी शीशी मैंने, मैं कभी दिखाऊंगी। आज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। हाँ, इस विषय में आपके कुछ और अगर प्रश्न हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आप मुझे बताएंगे तो ज़रूर मैं कुछ उसका उपाय खोज पाऊंगी। मैं भी भिन्न भिन्न किताबें पढ़ती ही रहती हूँ, क्योंकि ज्ञान तो पढ़ने से ही मिलता है। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो मैंने बताना भूल ही गई। देखिए, ये जो त्रिफला है, त्रिफला के बारे में मुझे बताना नहीं, आप सभी जानते हैं। त्रिफला का प्रयोग पेट साफ़ करने के लिए लोग करते हैं, और इस मानसून में पेट ही किसी का नहीं साफ़ होता है। मानसून में होता ही कुछ ऐसा है ना कि कीड़ों का आक्रमण हो जाता है शरीर पर। वैसे भी हम जो कुछ खाते पीते हैं वो सभी कीड़ों से आवृत रहता है, मतलब कीड़ों की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है। हम कितना भी धो लें, कितना भी हाइजीनिक तरीके से उसको पका लें, लेकिन कीड़े रहते ही रहते हैं। तो ये जो त्रिफला है ना, मैं कई दिन से इस विषय पर सोच रही थी कि त्रिफला खाने से होता ये है कि मैंने कई सारे बुज़ुर्गों से सुना है, मतलब बुज़ुर्गों से नहीं, मैं उनकी बात कह रही हूँ जो 4-5 वर्षों से त्रिफला का सेवन लगातार कर रहे हैं। मैंने उनसे सुना है कि जब वो 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी त्रिफला खा लेते हैं ना, पेट नहीं साफ़ होता है। बड़ी समस्या है, उन्हीं की नहीं, ये सभी की समस्या हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा करिए। देखिए, ये भी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं आज पूजा पे बैठी थी तो मतलब एक आभास हुआ कि पूजा पे बैठिए ना तो दिमाग शायद एकाग्र हो जाता है। इस नाते बहुत सारी गुत्थियाँ जो हमारे दिमाग में होती हैं ना, वो सुलझ जाती हैं। तो आज जो है ये गुत्थी मैं सुलझा सकी कि आप जब त्रिफला लीजिए ना, ऐसे उसको ऐसा करिए कि 1 चम्मच त्रिफले का आप काढ़ा बना लीजिए। अब उस काढ़े में अपनी रुचि से घी, गाय का घी या जो खाद्य तेल आप खाते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो भी आप खाते हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप खाते हैं, उस तेल का प्रयोग करिएगा।
उस त्रिफला के काढ़े में आप 2 चम्मच वो तेल डाल दीजिए या घी डाल लीजिए। घी या तेल में से कोई एक चीज़, दोनों चीज़ नहीं। अगर घी नहीं मौजूद है तो आप तेल डाल सकते हैं। फिर आप उसको पी जाइए। अगर त्रिफला आप रात में यूज करते हैं तो रात में उसका काढ़ा बना करके उसको पी जाइए, तो विश्वास कीजिए बहुत अच्छा पेट साफ़ हो जाएगा। या सुबह पीना चाहें तो सुबह भी पी सकते हैं। देखिए आज की डेट में मैं समझती हूँ 99% लोग इस बात की शिकायत करेंगे कि पेट उनका ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है। तो आज मुझे मतलब मैंने बताया ना, ये पहेली मैं आज ही सुलझा पाई कि त्रिफला को किस तरह से प्रयोग करें कि आपका पेट साफ़ हो जाए। जो त्रिफला आपके शरीर को सह गया है, वो पेट नहीं साफ़ कर रहा है, कैसे फिर से उसमें जीवन आ जाए। तो इसको प्रयोग करके देखिएगा। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा मिले तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वैसे फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग फ़ोन ही करते हैं। अच्छा लगता है, फ़ोन भी कर लिया करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हर वक्त उपलब्ध हूँ। हाँ, अगर फ़ोन नहीं उठा पाई तो मैं आपको कॉल बैक करूँगी ज़रूर। बस आज के दिन बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी अच्छी जानकारी के साथ। आप सभी को एक बार पुनः नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बस सांपों को आस्तीन में मत पालिएगा, निवेदन है। धन्यवाद।